40 दिन की थी जब मेरी जिंदगी की अजब कहानी की इब्तिदा हुई थी। घर में जहाँ खूब से खूबतर खुशहाली का पौधा तनावर दरख्त बन रहा था, मेरे वजूद की आमद को खुशबख्ती ख्याल किया जा रहा था। बेशक घर में खुशहाली थी, मगर मेरे नसीब में ना थी। घर के सभी अफराद खुश मिजाज थे, ताहम मेरे साथ उनका रवैया रोज बरोज अजीब होता जा रहा था। मैं अभी बच्ची थी, कुछ समझ ना पाती। अम्मी अब्बू खरीदारी को जाते तो अमारा और सलमा को साथ ले जाते, जबकि मुझको छोटे भाई फरहान के साथ घर छोड़ जाते। मैं समझती कि यही मेरी ड्यूटी है, अपने वालिदैन से कोई शिकायत ना करती। मुझे नाज बर्दारियों की आदत ही ना डाली गई थी, इसलिए किसी बात पर भी जिद ना करती थी। एक बार ईद की खरीदारी को मेरे तीनों बहन भाई गए, मगर वालिदैन मुझको साथ ना लेकर गए कि घर के तमाम कामों का बोझ मेरे कंधों पर था। वो सब अपनी अपनी पसंद की चीजें लेकर खुश खुश घर वापिस आए, मगर मेरे लिए कुछ नहीं था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा ख्याल था कि मुझको गले लगाकर पूछेंगे कि तुम क्यों रो रही हो, मगर उन्होंने ना पूछा। बल्कि अम्मी बोली, रूमी तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? हम थक कर आए हैं, हमारे लिए चाय बना कर ला। मैं अब खासी सियानी हो चुकी थी। पहली बार एहसास हुआ कि अम्मी अब्बू मुझसे इतना प्यार नहीं करते जितना वो अपने दीगर 3 बच्चों से करते हैं। अजीब बात ये कि मैं अपने बाप से ज्यादा माँ से डरती थी कि वो मुझको कभी कभी बहुत बुरी तरह डांट देती थी। सबसे बड़ा सितम जो हुआ वो ये कि मुझको स्कूल ना भेजा गया। शुरू में इतना एहसास ना था। जो जो शोर के जीने चढ़ती गई, मेरा सामना तन्हाई के असेब से होने लगा। तब पड़ोसन खाला मुझको पढ़ाने आने लगे, तो भी तन्हाई का भूत दूर ना हुआ। आहिस्ता आहिस्ता ये असेब मुझ पर कब्जा जमाने लगा और मेरी शख्सियत खत्म होती गई। अब मुझसे जो करने को कहा जाता बिना चूक चना करती। कोई सवाल किए बगैर मैंने बोलना तक छोड़ दिया। लगता था आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी से दूर हो रही हूँ। मेरी संजीदगी, मेरी गंभीर खामोशी का भी किसी ने नोटिस ना लिया। माँ बाप के होते हुए मैं यतीमों जैसी हो गई थी। वालिदैन की मोहब्बत का मुझको कोई तजुर्बा ना था। तन्हाई की इस कदर आदी हो गई कि घर वाले चले जाते तो भी अपने काम में मशगूल रहती। एक रोज जब घर के सब अफराद कहीं गए हुए थे, मैं अकेली थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोस से खाला आई थी। मैंने इनको कमरे में बिठा दिया, बताया कि अम्मी अबू और तीनों बच्चे खरीदारी को बाजार गए हुए हैं और तुमको वो घर के काम काज के लिए छोड़ गए हैं। कोई बात नहीं खाला, मेरे छोटे बहन भाई बाहर जाने से खुश होते हैं। इनमें मुझ में कोई फर्क तो नहीं। वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। तब खाला ने ठंडी सांस भरकर कहा, क्या किया जाए, तेरा बाप भी तो जाने कहाँ चला गया है और माँ तेरी शादी करके दूसरे की हो गई है। इसको इस मर्द के बच्चे तो दिखते हैं, पर तू नहीं। जाने तेरी माँ की ममता को क्या हो गया है। इनकी बात पर मैं हैरत से इनके चेहरे को तकने लगी। पूछा, खाला सच बताओ, क्या अब्बू मेरे हकीकी बाप नहीं है? जो कहना था कह दिया है बेटी, बार बार वो बात ना कहलवाओ जो मैं नहीं कहना चाहती। आपने बात मुंह से निकाल ही दी है, तो आप पूरी बात बताइए। क्या अम्मी भी मेरी नहीं है? ये भी मुझसे वैसा प्यार नहीं करती जैसा मेरे छोटे भाई और बहनों से करती हैं। हाँ बेटा, बस ऐसा ही जानो, माँ भी मर गई है तेरी, लेकिन अब तो तुमने इन्हीं के पास रहना है। अब तेरा इस दुनिया में है कौन इनके सिवा? खाला की बातें मेरी समझ में आ भी रही थी और नहीं भी। मुझको हैरान और परेशान देखकर वो बोली, बेटी रेहान साहब के औलाद ना थी और वो दूसरी शादी करना ना चाहते थे, इस वजह से तुझको अपने मजाज से ले लिया था। जब औलाद हो गई तो इनको अपने बच्चे प्यारे लगने लगे और तुझको एक जानिब कर दिया। यही सच है। सारे मोहल्ले में एक मैं ही इस राज की गवाह हूँ। आज इस वजह से बता दिया है कि मैंने तो मर जाना है। तुझको असल हकीकत कोई बताए या ना बताए, शायद मैं भी ना बताती, लेकिन तेरी हालत देखकर दुख होता रहता था कि तुम्हारी माँ की तब्दीली पर हैरत। पहले पहल तो उन्होंने तुमको ऐसा प्यार दिया, दूसरे बच्चों के होने के बाद तुम इन्हें बोझ लगने लगी। अब तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तुम तो बस एक मजरा की बेटी हो, जो वडेरों की चाकरी के लिए ही पैदा होते हैं। ये सुनते ही मुझ पर कियामत टूट पड़ी। अब मुझको अम्मी अब्बू के रवैये की समझ आ गई, वरना मेरे नन्हे से दिमाग में ये मामला एक डोर की तरह उलझा हुआ था। अब सारी बात आया थी। मैं इतना रोई कि पहले कभी इतना ना रोई थी।
خالہ کو بھی دکھ ہوا کہ انہوں نے یہ سب مجھے کیوں بتا دیا۔ مجھے اب یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے کہ میں ان کی لے پالک ہوں، یہ میرے ماں باپ نہیں ہیں اور اصل ماں باپ کوئی اور ہیں۔ کیا میں اب اس دنیا میں لاوارث، بے آسرا اور بے سہارا ہوں؟ وہ گھر جس کو میں اپنا سمجھتی تھی اب مجھ کو پرایا لگنے لگا۔ لمحوں میں ہی دل نے اس گھر سے شناسائی کے سارے رشتے توڑ دیے، تاہم ایک مدھم سی امید اب بھی باقی تھی کہ شاید خالہ غلط کہہ رہی ہوں۔ جب کسی کو بھی پتہ نہیں تو خالہ اس راز کو کیسے جانتی ہیں؟ میں نے پوچھ ہی لیا، خالہ یہ سب آپ کیسے جانتی ہیں؟ جب تمہارے والدین نے یہ گھر خریدا تھا تو محلے میں بس یہی دو گھر تھے، ایک تمہارے والد کا اور دوسرا میرا۔ باقی محلے کے مکانات بعد میں رفتہ رفتہ تعمیر اور آباد ہوئے۔ کبھی تمہاری امی کا اور میرا زیادہ وقت ساتھ گزرتا، ہم دونوں تقریباً سارا دن ہی ساتھ رہتی تھی۔ خالہ یہ کہہ کر اٹھ گئی، وہ تو اپنے گھر سکون سے چلی گئی، میری زندگی کا چین تہس نہس کر گئی۔ ان کے جانے کے بعد جو جو میں غور کرتی جاتی تھی سب باتیں سمجھ میں آتی جاتی تھی کہ مجھے اس گھر میں وہ مقام اور اہمیت کیوں نہیں ملتی جو میرے بھائی اور دونوں بہنوں کو حاصل ہے۔ ماں کیوں بات پہ بات مجھ کو ڈانٹتی ہیں اور باپ گھر آتا تو میری طرف دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا۔ اب ہر وقت یہی بات میرے ذہن میں گردش کرتی کہ میرے ماں باپ کون ہیں۔ اب اس گھر اور گھر والوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہ رہی، میں بالکل خاموش رہنے لگی، جو وہ کہتے کر دیتی۔ ان دنوں میری بے بسی دیکھنے کے لائق تھی، سوچتی کاش خالہ یہ سب مجھ کو نہ بتاتی۔ انسان اس وقت تک سکون میں رہتا ہے جب تک وہ باخبر نہیں ہوتا۔ آگاہی بے چینی کو جنم دیتی ہے، چنانچہ میری آگاہی بھی میرے لیے عذاب بن گئی۔ میں ہر وقت ایک انجانی سی آگ میں جلتی رہتی تھی۔ میرا صبر شاید میرا وہ اعتماد تھا جو میں اپنے ماں باپ پر کرتی تھی۔ اعتماد ٹوٹا تو صبر کی دولت بھی مٹی میں مل گئی۔ دل کا پیالہ اب ہر وقت آنسوں سے لبریز رہتا تھا کہ ذرا سی جنبش سے جھلک جاتا تھا وہ، اور آنکھیں اس پانی کو اپنے اندر روک نہیں سکتی تھی۔ ان کی سنگ دلی بڑھتی رہی، لیکن اب مجھ کو ان سے کوئی گلہ نہیں تھا کیونکہ میں ان کی کچھ نہیں لگتی تھی۔ پہلے تو میں ان کی بے رخی، ڈانٹ اور ناانصافیاں اس لیے برداشت کر لیتی تھی کہ سمجھتی وہ میرے والدین ہیں، جو چاہے میرے ساتھ کر سکتے ہیں، یہ ان کا حق ہے اور فرما برداری میرا فرض ہے۔ لیکن خالہ نے حقیقت بتا کر مجھ کو خالی ہاتھ کر دیا۔ کیا ظلم سہنا اور کچھ نہ کہنا میری تقدیر ہے؟ آخر کب تک؟ اب یہی سوال ہر وقت مجھ کو پریشان کرنے لگا۔ ایک محبت ہی تو وہ طاقت ہے جس کے بلبوتے پر دوسروں کے حقوق آپ اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ جب ان کو مجھ سے محبت نہ تھی تو ڈانٹنے ڈپٹنے اور حکم چلانے کا بھی حق نہیں تھا۔ میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز امی سلمہ اور فرحان کے ساتھ کسی کے گھر سالگرہ میں گئی ہوئی تھی، جبکہ امارا گھر پر تھی۔ امارا نے کہا، آپا میرے کپڑے دھو دو، باقی کام کر لو، پھر دھو دوں گی۔ میں نے جواب دیا، اسے میری یہ گستاخی نہ بھائی۔ اس نے دھمکایا کہ ابھی نہ دھوئی تو اچھا نہ ہوگا۔ میں نے پرواہ نہ کی اور اپنے کام میں مگن رہی۔ اچانک اس نے چلا کر مجھے بلایا، کیا بات ہے، کیوں چلا رہی ہو؟ کیا تم نے کل میرے کمرے کی صفائی کی تھی؟ ہاں کی تھی۔ میری الماری میں روپے رکھے تھے، وہ اب نہیں ہے۔ الماری تو میں نے نہیں کھولی، اچھی طرح دیکھو پڑے ہوں گے۔ میں کیوں تمہارے روپے لوں گی؟ تم نے ہی لیے ہیں، میں نے اچھی طرح دیکھا ہے، وہاں روپے نہیں ہیں۔ اس کا لہجہ توہین آمیز تھا، وہ چلا کر بول رہی تھی تو میں نے بھی اس کو اس طرح چلا کر جواب دیا۔ تبھی وہ ششت رہ گئی۔ آپا رومی، آج کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جو تمہیں ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تو روز ایسے ہی بولتی ہوں، تو میں بھی روز اب تمہارے ساتھ ویسا ہی بولوں گی جیسا تم بولو گی۔ میں نے کہا، بات کو گھماؤ مت، میرے روپے واپس کر دو ورنہ امی سے مار پڑواؤں گی۔ یوں ہماری یہ لڑائی شدت پکڑ گئی۔ اس نے گلدان اٹھا کر مجھ پر پھینکا جو میری ٹانگ پر لگا، تو میں نے پاس پڑی وزنی تالا اٹھا کر اس کو دے مارا تو وہ اس کے ماتھے پر لگا اور خون بہنے لگا۔ خون بہتا دیکھ کر میں ڈر گئی، وہ تو بستر پر گر گئی۔ مجھے لگا کہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں نے پکارا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ خون بدستور بہتا رہا تھا۔ مجھے اپنا انجام برا نظر آنے لگا۔ میں دروازے کی طرف بھاگی اور گھر سے نکل کر سرپٹ دوڑنے لگی۔ مجھے معلوم نہ تھا کس سمت بھاگ رہی ہوں۔ میری اب کوئی منزل نہ تھی۔ اس وقت میری عمر 15 سال تھی۔ اس عمر میں بھاگتی ہوئی میں بہت عجیب لگ رہی تھی۔
लोग हैरत से मुझ पर सड़क पर भागता हुआ देख रहे थे, लेकिन किसी ने रोककर ये ना पूछा कि मैं क्यों भाग रही हूँ। काफी दूर तक भागते भागते जाने में किस जगह पहुंच गई थी। शाम हो रही थी और खौफ अभी तक मुझ पर सवार था। सच है, खौफ इंसान से ऐसे ऐसे काम करवा देता है जिसको सर अंजाम देने के लिए आम हालात में तो हिम्मत साथ नहीं देती। इस मकाम पर खौफ हिम्मत बन जाता है। बिला आखिर पैरों ने जवाब दे दिया और मैं एक गली में बने हुए मकान के साए में खड़ी हो गई। तभी इस मकान से एक औरत बाहर निकली और मुझे सहमा खड़ा देखकर रुक गई। करीब आकर बोली, लड़की, यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? किस घर जाना है? किसी के घर नहीं जाना है। मैं वैसे ही घर से निकली थी, दूर आ गई तो रास्ता भूल गई। शाम हो रही है, क्या सोचकर वैसे ही घर से निकली थी और अब रास्ता भूल गई हूँ। लड़कियों का इस तरह अजनबी जगहों की तरफ निकल पड़ना अच्छा नहीं होता बेटी। चलो आओ, मैं तुमको छोड़ आती हूँ। कहा, तुमने जाना है? काफी अरसे बाद किसी ने इतने प्यार से बात की तो आंखों में आंसू भर आए। बहन से लड़ाई हो गई, इसके माथे से खून निकल आया तो मैं डर से घर से निकल गई कि अम्मी अब्बू आएंगे तो मुझे मार पड़ जाएगी। बहन भाई किस घर में नहीं लड़ते, ये तो मामूल की बात है। अच्छा आओ मेरे घर, पानी पी लो, जरा हौसला बनाओगी तो तुमको मैं खुद तुम्हारे घर छोड़ आऊंगी। वो बाजू से थाम कर मुझे अपने घर के अंदर ले आई। कुछ देर दिलासा दिया, चाय इसरार करके पिलाई, फिर बोली, देखो रात होने वाली है, मुझे सच सच बता दो कि क्या मामला है। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं है। ये कहकर मैं रोने लगी। बेटी, कोई छत तो ऐसी होगी जिसकी पनाह में तुमने जिंदगी का इतना अरसा गुजारा है। मैंने हर बात इनको सच सच बताकर कहा कि आप मुझे रख लें, मैं अब लौटकर घर ना जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ रहो जब तक रहना चाहती हो, जब कहोगी मैं तुमको तुम्हारे वालिदैन के पास पहुंचा दूंगी। मैं इनके घर रहने लगी। उन्होंने इतने प्यार से रखा कि जब कहती कि अब अपने घर जाने को राजी हो जाओ तो मैं रोने लगती। ये दो मियाँ बीवी ही थे। इनका एक बेटा था जो कमाने को सऊदी अरेबिया गया हुआ था। अब मैं इनसे और वो मुझसे मायूस हो गए थे। मैं बचपन से घर के काम काज की आदी थी। आंटी के घर का सारा काम संभाल लिया। इनको बहुत आराम मिला और वो मुझसे प्यार करने लगी। शोहर से कहा, बच्ची यही रहना चाहती है तो रहने दे, हमको क्या परेशानी दे रही है, उल्टा आराम ही देती है। मैं यहाँ बहुत सुखी थी, कोई डर था और ना खौफ। अलबत्ता जब वो अपने बेटे के आने की बात करती मैं डर जाती, क्योंकि पहले लोगों ने भी इस वक्त तक मेरा साथ अच्छा बर्ताव किया था जब तक इनकी अपनी औलाद ना आ गई थी। इनके यहाँ अपने बच्चे हो गए तो उन्होंने मुझसे आंखें फेर ली। आंटी कुत्सिया अपने बेटे के लिए बहुत उदास और परेशान होती, तो इनकी परेशानी देखकर मेरा दिल चाहता, ऐ काश इनका बेटा आ जाए। लेकिन खौफ अपनी जगह कायम था कि कहीं वो नफरत करने वाला इंसान ना हो, कहीं वो ही मुझको घर से ना निकाल दे। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन मेरा ख्याल गलत था कि नवाज की वजह से मेरा प्यार जो आंटी और अंकल से मिला था छिन जाएगा। ऐसा ना हुआ। नवाज भी अपने वालिदैन की तरह एक रहम दिल और अच्छा इंसान था। वो मेरा ख्याल रखता था और धीमे लहजे में एहतियात से बात करता था। यकीनन ये इसके वालिदैन की तरबियत ही थी कि इसमें इतनी हया थी। पता नहीं कब नवाज ने मुझे पसंद किया। जब आंटी ने मुझसे बात की तो मैं हैरान रह गई। मैं तो आंटी के बेटे को दिल में बसाने की जसारत भी नहीं कर सकती थी। मुझे आंटी ने बहुत समझाया कि अपने वालिदैन का पता बता दो जिन्होंने तुमको पाला पोसा बड़ा किया है। आखिर मैंने पता बता ही दिया। दोनों मेरे वालिदैन से मिले। जो बातें उन्होंने आपस में की वो तो मैं ना सुन सकी। बहरहाल वो खुश लौटे और कहा कि अल्लाह ताला ने हमारी अच्छी नीयत का सिला हमको दे दिया है, मुहाल अमर को मुमकिन बना दिया है। हमने तुम्हारे वालिदैन को राजी कर लिया है, वो तुम्हारी शादी में शिरकत करेंगे। वो वाकई तुम्हारे घर से चले जाने पर बहुत परेशान थे। बड़ी सादगी से मेरी नवाज के साथ शादी हुई, क्योंकि आंटी और अंकल धूमधाम को पसंद ना करते थे। अम्मी अब्बू भी आए, उन्होंने मुझे गले लगाया। मैंने उनको और उन्होंने मुझे माफ कर दिया। वाकई दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं और ये दुनिया इन्हीं के दम से कायम है।